हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये वीडियो में लेके आया हूँ आज उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। उन्हें घबराने की कोई ज़रूरी बात नहीं होगी। मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के 45 बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 अंक वाले प्रश्न। यदि आपने ये प्रश्न याद कर लिए प्यारे बच्चों, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है सन 2023 के लिए 45 क्वेश्चन, 2 अंक वाले सभी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है बच्चों, संकलन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संकलन अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर परस्पर संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल इसका दे रखा है, अमोनिया या हाइड्रोजन यानी कि NH3 या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों आपस में क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनाते हैं। जैसे NH3 + HCl NH4Cl, ये बन गया अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? संकलन अभिक्रिया द्वारा बना। केवल इन दोनों को यदि मिलाया तो केवल एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है। उसके बाद यह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। परमाणु अणु या आयन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे 4Na O2 2Na2, ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। उसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज़्यादातर आता ही है ये। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल है इसका ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या बना? Zn + CO बना। इस अभिक्रिया में जो ZnO है अपचयित होकर Zn में हो गया, अपचयित हो गया। लेकिन C का ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बन गया? CO हो गया। क्या हो गया? CO हो गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी कि अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है? अम्ल, अर्हीनियस वैज्ञानिक ने बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, अम्ल होते हैं। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन धनायन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद HCl हाइड्रोजन बनाएगा धनायन, Cl- क्यों बनाता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, यानी कि 2, 8 और 7। ये अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनों को सभी को तो त्याग नहीं सकता, ये क्या करता है? हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि साझेदारी करके HCl बना लेते हैं। इससे जो चिन्ह है ये वाला, ये है उत्क्रमण ये चिन्ह। इसका मतलब है कि इसकी क्रिया करेंगे तो ये प्राप्त होगा और इसको वापस ये भी बना सकते हैं। उसके बाद है क्षारक। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये क्षारक होते हैं। एग्जाम्पल है NaOH Na+OH-। ये चिन्ह दोनों सेम है। उसके बाद है जल का आयनीय गुणनफल क्या है? 25 डिग्री पर इसका मान लिखिए। जल का आयनीय गुणनफल क्या होता है? स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जैसे जल कैसे बनता है? H2O, ये क्या है? जल। अब इसमें यदि एक तो H+ ले लिया और दूसरा OH- ले लिया, अब इन दोनों की यदि गुणा हो जाएगी तो क्या बनेगा? जल। तो जल के जो इन गुणा करते हैं इसके गुणनफल को कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। क्या कहते हैं बच्चों? जल का आयनिक गुणनफल, यही परिभाषा है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है सूत्र होता है KW = H+OH-।
अब 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान लगभग 1 गुणा 10 की घात -14 होता है। क्वेश्चन में पूछा गया था जल का आयनिक गुणनफल कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितना होता है 1 गुणा 10 की घात -14। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पीएच की परिभाषा दीजिए। पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब क्या कि यदि पीएच एक रेंज वैल्यू होती है हमारी 1 से लेके 14 तक, यदि 1 7 फिर बीच में 7 होता है, 7 पे आएगा तो वो पदार्थ कहलाएगा उदासीन, 7 से ज़्यादा है तो क्षारक, 7 से कम है तो अम्ल। तो पीएच की परिभाषा क्या है? पीएच की परिभाषा कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू वो है जो हाइड्रोजन आयन के ऊपर निर्भर करती है। जैसे ही दे रखा है सोरेनसन, वैज्ञानिक सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच की यही परिभाषा है। इसके लिए क्या होता है पीएच बराबर माइनस के log H प्लस हाइड्रोजन, यदि ये माइनस हटाना तो इसको 1 कर देते हैं, log tan 1/H प्लस, tan ये होता ही है log में। उसके बाद है खाने का सोडे का सूत्र। खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण, क्वेश्चन नंबर 6। खाने का सोडा कैसे बनेगा? देखिए बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जल में मिला लिया और उसमें गैस प्रवाहित कर दी तो खाने का सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? खाने का सोडा, जिसे कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो ये है Na2CO3, ये क्या है सोडियम कार्बोनेट, और ये जलीय विलयन में CO2 में इसको प्रवाहित कर दे तो क्या प्राप्त हुआ? सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाने की विधि, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसके निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखो ये दे रखा है CaSO4 2H2 120 डिग्री टाइप जो बनेंगे क्या बन गया? POP। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 3H2 यानी कि जल के 3.2 अणु। अगला क्वेश्चन इसके बाद है उसका उपयोग भी पूछा है। उपयोग क्या? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इस पर प्लास्टर चढ़ाते हैं डॉक्टर, इसके द्वारा। दूसरा है दीवारों को चिकना करने में POP का उपयोग किया जाता है। बच्चों इन क्वेश्चनों को लिखने के लिए या इन्हें छांट के इनका उत्तर लाने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें कम से कम 4 या 5 घंटे की मेहनत करनी पड़ी है। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक का मतलब होता है जैसे क्या कोई वस्तु धनायन से बनी है और ये ऋणायन से बनी है, ये है आयनिक, और इन आयनिकों को यौगिक से जो मिलके पद बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। अब वो कह रहा है आयनिक यौगिक गलनांक उच्च क्यों होता है? देखो क्यों होता है। आयनिक यौगिक धनावेशित व ऋणावेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण ये स्थिर विद्युत वाहक बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, अतः इन्हें तोड़ने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है भर्जन व निस्तापन को उदाहरण सहित समझाइए। भर्जन क्या होती है? भर्जन क्रिया। भर्जन देखते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कि सांद्रित अयस्कों को लेकर के, ठीक है, उन्हें वायु के साथ गर्म कर दिया। वायु के साथ गर्म करने पर जब कोई ऑक्साइड प्राप्त होता है उसे इस क्रिया को भर्जन क्रिया कहते हैं। देखो जैसे ये है Z2ZnS जिंक सल्फाइड सांद्रित अयस्क, ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिया इसको, क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड।
यही तो कहना चाह रहा है वो कि जिस सांद्रित अयस्क को वायु के साथ गर्म करने पर ऑक्साइड जो बन जाते हैं, इस क्रिया को भर्जन क्रिया कहते हैं। उसके बाद है निस्तापन। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन की करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। ZnCO3, ZnOCO2, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड बनाता है, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में। वो वायु की उपस्थिति में था और यह है वायु की अनुपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग बताइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग लिखिए या बताइए। पहला उपयोग है इसका, जिस धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी वह उतना ही सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी बताती है। दूसरा है, इस श्रेणी में शीर्ष पर स्थित धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी यही बताती है, जब इसमें क्रियाशील कोई तत्व करता है तो ठंडा जल से यदि क्रिया करेगा तब भी वो क्या कर देगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है, Hg के अयस्कों में से किसी एक अयस्क से Hg कैसे प्राप्त करेंगे? यानी कि मर्क्यूरी का यदि अयस्क मिलेगा तो उसका कोई भी एक अयस्क ले लो, तो उसके अयस्क से मरकरी को कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले मरकरी का एक अयस्क सिनेबार है। क्या है? सिनेबार, HgS। ये क्या है? सिनेबार है। और जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह HgO में यानी कि मर्क्यूरिक में, इसमें मर्क्यूरिक में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मर्क्यूरिक में बदल जाता है और बाद में मरकरी धातु में परिवर्तित हो जाता है। मरकरी धातु क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चों ये है धातु। क्या है ये? धातु। लेकिन Hg क्या है? द्रव है। Hg क्या है? द्रव। यानी कि मरकरी क्या है? द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था में होने के कारण इसे, जो द्रव अवस्था में होते हैं धातु नहीं कहते, लेकिन ये अपवाद है क्योंकि मरकरी धातु है लेकिन कैसी है? द्रव अवस्था में। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि धातु में परिवर्तित हो जाती है। HgS सिनेबार ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिया, क्या बन गया? मर्क्यूरिक बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर मर्क्यूरिक को यदि निर्जलीकरण करते हैं उसके बाद मरकरी धातु प्राप्त हो जाती है। क्या होती है बच्चों? मरकरी धातु प्राप्त हो जाती है। उसके बाद है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? कौन सा कार्बनिक यौगिक बना था सर्वप्रथम? एक वैज्ञानिक थे, बर्जीलियस नाम था। उन्होंने कहा था कि जो कार्बन होता है वो एक ईश्वरीय शक्ति है, इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना। क्यों बना? देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रेडरिक बोलर। इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया बना दिया। क्या बना दिया? यूरिया। प्रयोगशाला में फ्रेडरिक बोलर ने सर्वप्रथम यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है। इसे बनाया कैसे जाता है? NH4CNO अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? NH2CONH2 प्राप्त होता है। यानी कि अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया दिया गया। ये हमें याद करना। उसके बाद है एथाइन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र लिखिए। एथाइन का, एथाइन मतलब क्या? जिसमें कि डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन, एथेन, एथीन, एथाइन, ये होते हैं। कह रहा है एथाइन का तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। बिंदु संरचना मतलब इस तरीके से, यहाँ बिंदु है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बनाना। देखेंगे एथाइन का सूत्र क्या होता है? C2H2, C2H2। ये है इसका संरचना सूत्र। 3 बॉन्ड है, देखो 3 बॉन्ड है, 1 2 3, क्या हो गया? ये एल्काइन आएगा। इसका ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। उसके बाद है सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, एक उदाहरण देकर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार परीक्षा के लिए। सजातीय श्रेणी, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र में क्रियात्मक समूह समान हो। कोई भी यौगिक हो उनका सामान्य सूत्र
सामान्य सूत्र क्या होता है, जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। यदि इनका सामान्य सूत्र और फिर क्या रहा, इनका क्रियात्मक समूह, कोई भी क्रियात्मक समूह इन पर लगा हो, यदि वो समान होता है तब इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 14 के साथ या तो घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो इस क्रिया को करने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4 मैथेन, C2H6 एथेन। सामान्य सूत्र भी सेम है और इनका जो क्या कहते हैं क्रियात्मक समूह वो भी सेम है। इन्हें 14 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा तो क्या कहलाएगा, एक रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है या एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण देकर समझाइए। संतृप्त क्या होते हैं? पहली बात, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब है, देखो ये लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जन हटा दो और कार्बन लिख दो, क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। यानी कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन के संयोग से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। और एलिफेटिक में भी दो प्रकार के आते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के सभी परमाणु सिंगल बंध से जुड़े रहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब कि कार्बन के सारे परमाणु किससे जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे ये देखिए, पहले है एथेन, ये रहा एथेन, कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद है ब्यूटेन, C4H10, कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई हैं। उसके बाद आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तथा कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कार्बन की चारों संयोजकताओं का पूर्ण होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर, पहले एथीन डबल बॉन्ड, ब्यूटीन डबल बॉन्ड, ये रहा। किसी भी कार्बन की गिनती गिनेंगे तो 1 2 3 4, इस वाले गिनेंगे तो 1 2 3 4, इसकी गिनेंगे तो 1 2 3 4 और इसकी भी 4 है। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूरी होगी, यानी कि 4 होगी। उसके बाद है एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण देना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो CH3 COOH एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन के 4 अणु, LiAH4 यानी कि ये है उत्प्रेरकीय है, क्या है, उत्प्रेरकीय। इसकी उपस्थिति में क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल C2H5 CH2CH2OH, ये गलत, CH2CH3OH होगा, C2H5OH, C2H5OH क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल और जल। दूसरा है एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या, उत्प्रेरक, कैल्शियम ऑक्साइड, मैथेन और सोडियम कार्बोनेट मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साबुनीकरण क्या है, बस का रासायनिक सूत्र दे दिए। कहने का मतलब है कि साबुन क्या है, रासायनिक सूत्र किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। साबुन को समझाइए, साबुन कैसे बनाया जाता है, साबुन के बनाने की विधि लिखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो साबुन क्या होता है बच्चों, साबुन आप लोग जानते ही हैं, कपड़े धोने वाला या नहाने वाला, जो एक प्रकार से जो मैल को कपड़ों से बाहर निकाल देता है, क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। साबुन देखो क्या है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या बनाते हैं बच्चों, साबुन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। इन्हें
साबुन को वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। किसको? साबुन को। साबुन C17H35COO, ये इसका सूत्र है साबुन का। उसके बाद है ये CH2OC C17H35, ये क्या है हमारा? ग्लिसरॉल एस्टर। क्या है बच्चों? ग्लिसरॉल एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको गर्म करते हैं, क्या मिल जाता है? हमें साबुन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, साबुन का सूत्र C17H35COO, ये है ग्लिसरॉल के एस्टर और जलीय विलयन में इनको गर्म कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, क्या हो जाएगा? साबुन बन जाएगा। उसके बाद है 17वां क्वेश्चन हमारा, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है? एक वैज्ञानिक थे मोजले, उन्होंने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज कर दी। परमाणु क्रमांक की खोज करने के बाद उन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किया। मेंडलीफ ने बताया था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जब परमाणु क्रमांक की खोज हो गई तो देखो मोजले ने क्या करा। सन 1913 में मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु का मूल गुण परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। और एक नया नियम दिया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात किसने कही? मोजले ने। यही आधुनिक आवर्त नियम है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन 18वां, मेंडेलीफ का मूल आवर्त नियम क्या है? मेंडेलीफ का मूल आवर्त नियम बस इतना ही है, परमाणु क्रमांक की जगह परमाणु भार है। देखो, मेंडेलीफ का मूल आवर्त नियम था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, यह मूल आवर्त नियम है या था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात किसने कही थी? मेंडेलीफ ने। यही क्या? ये मेंडेलीफ का मूल आवर्त नियम है और ये वाला है आधुनिक आवर्त नियम, जो इससे ऊपर वाला था अभी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन बच्चों, 19वां क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति बताओ। क्या स्थिति है? परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व सोडियम है। सोडियम 11 मैंने पहले लिख दिया है, वाला तत्व सोडियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। 281 यानी कि 1 2 3, इसमें 3 कोष उपस्थित हैं। 1 2 3, 3 कोष उपस्थित हैं। और इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3, अंतिम में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः यह तृतीय आवर्त के प्रथम वर्ग का सदस्य। ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 19 वाले तत्व का बताओ, या फिर कह देगा पोटेशियम है, या फिर कह देगा कैल्शियम है, ये कौन से आवर्त का तत्व है। इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। उसके बाद है क्षारीय मृदा पर टिप्पणी लिखी। मृदा तत्व पर टिप्पणी लिखी। क्षारीय मृदा तत्व, मृदा माने मिट्टी या पृथ्वी की सतह जो है वो मिट्टी से बनी हुई है, और ऐसे तत्वों को वो कहना चाह रहा है। देखेंगे वर्ग सेकंड के सभी तत्व, ये BMG, CSR, BAR, ये सब क्या है? क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। क्या कहलाती हैं? क्षारीय मृदा धातु कहलाती हैं। यानी कि आवर्त सारणी का जो वर्ग सेकंड है उसमें जो धातुएं सारी उपस्थित है, सारी जो धातुएं वो क्या है? क्षारीय धातु हैं। क्योंकि इनके ऑक्साइडों के क्षारीय गुण मिट्टी में पाए जाते हैं। यानी कि जो धातु है ये वाली सेकंड वाली आवर्त नियम के वर्ग के सेकंड वाली जो धातु हैं, ये सब कैसी हैं? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। क्यों हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइडों के क्षारीय गुण मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी में मिलते हैं इनके गुण, अतः इन्हें क्षारीय मृदा तत्व कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण क्या है? बच्चों यहाँ तक हमारा हो गया सारा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान कक्षा 10 के लिए। उसके बाद चलेगा हमारा जीव विज्ञान खंड ख। ये खंड कहता है, ये खंड ख है। खंड ख में क्या है? देखो बच्चों, क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी का मतलब होता है कि अपने स्वयं को पालना, स्वयं को पालना, मतलब पालेंगे तो खाना पीना जरूर चाहिए। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? देखो, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे
स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित क्यों होते हैं पौधे? क्योंकि जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों द्वारा जल लेके सूर्य की उपस्थिति में हरित लवक के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। और भोजन बना रहे वो स्वयं, तो क्या कहलाएंगे? स्वयं पोषी पोषण कहलाते हैं। क्या है वे? स्वयं पोषी पोषण कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा व रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। प्रकाश संश्लेषण में नहीं बताई, देखो क्या होती है इसमें अलग थोड़ा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है। किसमें होती है? केवल पेड़ पौधों में होती है। यह क्रिया पेड़ पौधे जड़ों से जल लेकर कार्बन डाइऑक्साइड व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं। पत्तियों में क्या पाया? हरित लवक पाया जाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है विषम पोषी पोषण क्या है? एक उदाहरण दीजिए। विषम पोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। देखो क्या, वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम पोषी। और इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण या इस प्रकार का पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह किसका पाचन करता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा और यह किसका पाचन करेगा? तो देखेंगे इसके लिए। लार में एमाइलेज या टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एमाइलेज या टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य की लार में 3 जोड़ी एंजाइम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 जोड़ी एंजाइम। टॉयलिन या एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को पाचन करते हैं या स्टार्च को पचाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज या टॉयलिन। यह किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पित्त रस क्या है? पित्त रस। तो सबसे पहले बता दूं कि पित्त रस वसा को पचाता है। किसे पचाता है? वसा को। वसा मतलब चिकनाई, तेल। जो हम घी वगैरह या तेल वगैरह खाते हैं वो सब क्या है? वसा है, चिकनाई है। तो पित्त रस वसा को पचाता है। इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन पाचक एंजाइम नहीं होते फिर भी यह वसा को पचाता है। उसके बाद यह पित्ताशय नामक संरचना में यकृत के नीचे स्थित रहता है। पित्ताशय नामक एक संरचना होती है और वह होती यकृत के नीचे स्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है 25वां, रंध्र क्या है? इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। रंध्र मतलब छिद्र। क्या होते हैं? पेड़ पौधों की बात है इसमें। पादपों की पत्तियों में, यानी कि पौधे की पत्तियों में या पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हें ही रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों से होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है तो इनका जो आदान प्रदान करते हैं गैसों का, कौन कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, या फिर बहुत सारे वायुमंडल में गैसें, सबका आदान प्रदान करते हैं। ये छिद्रों के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक में सहायक होता है? प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम है? हमारे लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 3 जोड़ी एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये कह रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाएगा? किसको? प्रोटीन को। पाचक प्रोटीन को पचाने के लिए जठर रस में पेप्सिन और छोटी आंत में ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन तथा इरेप्सिन नामक एंजाइम सहायक होते हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए कौन कौन सा? एक जठर रस में पेप्सिन होता है, छोटी आंत में ट्रिप्सिन व क्राइमोट्रिप्सिन होता है तथा इरेप्सिन नामक जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, श्वसन को परिभाषित कीजिए। क्या है? श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो श्वसन को परिभाषित करने का क्या है, देखेंगे। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं। एंजाइमी क्यों कह रहा है? क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना वैसे श्वसन कहलाता है। लेकिन ये होता कैसे है? जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन कहलाता है। जैसे भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन। भोज्य पदार्थ हमने खाया, ऑक्सीजन हुआ 25 से 45 डिग्री टेम्परेचर बॉडी का हमारा 25-45 या लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तो हमेशा रहता ही है, होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा निकलती है। ऑक्सीजन के बिना ये संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। वायवीय मतलब देखते हैं क्या है। ये देखिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वायवीय में, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वायवीय कहलाएगा, और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता अवायवीय कहलाता है। उसके बाद है, इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा मिलती है। किसमें? वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन लेते हैं, खाना खाएंगे, जल के साथ ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं, ऊर्जा मिल जाती है। इसमें एथिल अल्कोहल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा प्राप्त होती है। किसमें? अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन में क्या होता है? एथिल अल्कोहल CO2 एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद है, यह सभी स्वपोषी पादपों तथा जंतुओं में होता है। यह अनेक कवकों में होता है। किसमें होता है? कवकों में। ये ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आपको याद करने चाहिए। जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो अपनी तैयारी को आराम से कर सकता है इन क्वेश्चनों को पढ़ के। उसके बाद है, डायाफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया? डायाफ्राम मानव के वक्ष गुहा में नीचे की सतह पर पतली पेशी द्वारा पूरी तरह बंद रहती है, जिसे तत्पुट या डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम मानव के वक्ष गुहा में नीचे की सतह पर पतली पेशी द्वारा पूरी तरह बंद रहता है, जिसे क्या कहते हैं? तंतपट या डायाफ्राम कहते हैं। उसके बाद है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिका के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना व CO2 का बनना कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहलाता है। किसके द्वारा बनेगा? ऑक्सीकरण से CO2 का बनना कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहलाता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? इसका मुख्य कार्य लिखिए। हीमोग्लोबिन रुधिर में लाल रुधिराणुओं में होता है। कहाँ होता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन रुधिर में लाल रुधिराणुओं में होता है। इसका मुख्य कार्य खून को लाल करना है। क्या करता है ये? खून को लाल करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य का हृदय दायां एवं बायां भाग में बंटवारे से क्या लाभ है? यानी कि दायां भाग, मनुष्य के हृदय में दायां और बायां भाग क्यों बनाते हैं, उससे क्या क्या लाभ है? देखते हैं क्या लाभ है इसके। मनुष्य के हृदय का दायां व बायां भाग ऑक्सीजन सहित रुधिर व ऑक्सीजन रहित रुधिर को मिलने नहीं देता है। यानी कि जब हृदय खून का पंपिंग करता है तो वह ऐसे ही खून को आगे भेजता है धमनियाँ मतलब पूरी बॉडी में, जिसमें ऑक्सीजन मिली हो, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती उसे दोबारा फेफड़ों में भेज देता है। तो यही कहना चाह रहा है कि मनुष्य का हृदय दायां व बायां भाग ऑक्सीजन सहित रुधिर व ऑक्सीजन रहित रुधिर, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन है और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इन रुधिर को आपस में नहीं मिलने देता है, जिससे मनुष्य के शरीर में दोहरा परिसंचरण यानी कि ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला परिसंचरण सुगमता से होता रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, परासरण किसे कहते हैं? परासरण जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली में से अलग कर दिया जाता है
तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल अथवा विलायक के अणु गति करते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। यानी कि दो विलयन ले लिए, मतलब अलग अलग सांद्रता के विलयन ले लिए, और जब उन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करते हैं तो जो कम सांद्रता वाले विलयन होंगे वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर उनके अणु चले जाते हैं। इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उसके बाद, मूल दाब की परिभाषा। मूल दाब क्या होता है? मूल दाब देखिए, वह दाब जिसकी सहायता से जड़ों की वलकट कोशिकाओं द्वारा, जड़ों की वलकट कोशिकाओं यानी पेड़ पौधे की बात है, पूर्ण संफित अवस्था उत्पन्न होती है, यानी कि स्पीड उत्पन्न होती है, तथा कोशिकाओं में एकत्रित जल जाइलम में ही नहीं किंतु तने में भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है या कुछ ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ऐसे दाब को मूल दाब कहते हैं। मतलब दाब मतलब प्रेशर, मूल प्रेशर या मूल दाब क्या है? जब वह दाब होता है जिसकी सहायता से जड़ों में जो जल होता है वो वलकट कोशिकाओं में से जाके जाइलम में ही नहीं परंतु तने में भी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, वह दाब कहलाता है मूल दाब। मूत्र का निर्माण कैसे होता है, यानी कि मूत्र कैसे बनता है, हम जो टॉयलेट करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, वक्रीय धमनी से रुधिर, रुधिर दाब से, वक्रीय धमनी से वृक्कीय धमनी से रुधिर, रुधिर दाब से वृक्काणु के ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है तो निस्यंदित होता है और यह द्रव कुंडलित नलिकाओं में चला जाता है, जहां आवश्यक लवणों, जल, एमिनोमल आदि का पुनरावेशण होता है तथा मूत्र का निर्माण हो जाता है। यानी कि हमने खाना पानी पिया जो भी करते हैं तो जो धमनियों में क्या हो जाता है, रुधिर होता है, और रुधिर दाब क्या फिर पूरे शरीर में दौड़ता रहता है और फिर वक्राणु ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है तो निस्यंदित हो जाता है, जिससे वो जो हमने खाया इसमें लवण, जल, अमीनो अम्ल होते हैं उनका पुनर्वेशन करके मूत्र का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन से क्या तात्पर्य है? पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म, पुनर्जन्म क्या है? मतलब किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से, कोई भाग कट गया जैसे, नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। यानी किसी वस्तु का, किसी मनुष्य मतलब किसी जंतु को काट दिया जाए, उसका कटा हुआ भाग भी एक नया चीज, नया ही अपनी तरह आकार का कुछ भी बना लेगा, जिस चीज का वो है उसे कहते हैं पुनरुद्भवन कहते हैं, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि। इसके बाद है जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन विधि का उदाहरण सहित समझाइए। विखंडन क्या है और खंडन क्या होता है? विखंडन, इस विधि में कोशिका दो भागों में विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो कोशिका होती है विखंडन में दो भागों में टूट जाएगी और एक नई कोशिका बनाएगी, मतलब अपनी तरह संतान बनाती है, उसे कहते हैं विखंडन, जीवाणु या युगलीन। दूसरा है खंडन, इसी विधि में सुकाय के कायिक सूत्र या तंतु टूट जाते हैं, सुकाय या कायिक के तंतु टूट जाते हैं तथा इनका टूटा हुआ प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए पादप का निर्माण कर लेता है। कोई यदि पादप टूट जाए, जैसे सुकाय का निकाय का टूट जाता है तो क्या करता है, नए पादप का निर्माण कर लेता है, खंडन कहलाता है। जैसे उदाहरण है कवक सेवाल, कवक सेवाल को तोड़ जाता है तो फिर क्या, जितने भाग टूटे होंगे उतना ही नया बना लेता है। उसके बाद है परागण पर टिप्पणी लिखिए। परागण क्या होता है? किसी पुष्प के परागणों का उसी पुष्प या पादप के किसी पुष्प के वर्तिका ग्रह पर पहुंचने की क्रिया को, यानी कि कोई पुष्प है उसके परागकण है, उसी पुष्प या उसी जाति के पादप के किसी पुष्प के, उसी जाति का पेड़ होगा, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह पादपों में लैंगिक जनन के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है। कौन सी? परागण। परागण जो है लैंगिक जनन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। उसके बाद है पुष्प का कौन सा भाग फल व बीज उत्पन्न करता है? फल और बीज बनाया कौन सा? अंडाशय। पुष्प का अंडाशय फल व बीज उत्पन्न करता है।
उसके बाद है जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या है? जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। जनन स्वास्थ्य क्या होता है देखेंगे। जनन स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन तीनों आयामों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसको? जनन स्वास्थ्य को। अर्थात जनन सहित संपूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक या सामाजिक स्वास्थ्य होता है। इसे सामाजिक स्वास्थ्य के आधार पर ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। इसको भी याद कर लेंगे, बहुत आसान है ये भी। उसके बाद है लिंग सहगलन रोग। क्या है? 2 लिंग सहगलन रोग के नाम बताइए। लिंग सहगलन का मतलब होता है जैसे इस रोग में मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक तरल पदार्थ जाता है। क्या होता है? एक तरल पदार्थ संचित करता है। एक से अधिक लोगों के साथ यदि संबंध बनाते हैं तो यह रोग ज़्यादा फैल जाता है। इस प्रकार के रोगों का नाम है मस्सा या एड्स। जगह जगह मस्से निकल आते हैं लिंग सहगलन रोग में और एड्स हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक रोग हैं, बच्चों इनसे बच के रहना चाहिए। उसके बाद डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए क्या होता है, क्या क्या करता है, इसके पूरे नाम के लिखना है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या है? डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए के द्वारा ही आरएनए का संश्लेषण किया जाता है। आरएनए का संश्लेषण किया जाता है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। कौन? डीएनए जो है आरएनए का संश्लेषण करता है, जिसके लिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रक्रम को अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन। कहने का मतलब क्या है कि डीएनए अनुलेखन प्रक्रम भी कर सकता है। मेडल के प्रयोग के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। मेडल का प्रयोग क्या क्या करे मेडल ने? पहला है प्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है। समयुग्मजी मतलब समान युग्म है, विषम युग्म मतलब विषम युग्म है। इन दोनों अवस्थाओं में जो प्रभाव दिखता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे पौधों का लंबापन, पुष्प का लाल रंग। पौधों का लंबा होना क्या? प्रभावी लक्षण है। उसके बाद अप्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो केवल संयुग्मजी स्थिति में दिखता है या प्रदर्शित होता है अप्रभावी कहलाता है। अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे बौनापन, पुष्प का सफेद रंग आदि। ये किसने बताए थे? मेडल ने। उसके बाद हमारा 43वां क्वेश्चन है बच्चों, जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म का सीधा सा मतलब तो ये होता है कि जो बहुत समय पहले पेड़ पौधे पृथ्वी के भूखंड में या कहीं दब गए थे, उनका प्राप्त होना ही जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म का मतलब क्या था? जीवों के अंशों को जीवाश्म कह देते जो पृथ्वी के अंदर से पाए जाते हैं। ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या समझाते? देखो, पत्थरों तथा पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एवं पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। यानी कि बहुत पुराने जो पेड़ पौधे थे और जो जंतु थे उनके अवशेष पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला डायनासोर को माना जाता है। डायनासोर की जो कभी कहीं पे संरचना मिल जाती है हड्डियों के रूप में, क्या कहलाती हैं? वो अवशेष होते हैं उनके, और इन अवशेषों को जीवाश्म कह देते हैं। इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जैसे मतलब पत्थरों या पहाड़ों पर बहुत समय पहले जंतु एवं पौधों के अवशेष पाए गए थे, इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जैसे बर्फ में सुरक्षित पाए गए जीवमांत, गैंडा, मोलस्क, जीवो, कवक आदि, ये सब क्या है? जीवाश्म है। जीवाश्मों से हमें विभिन्न कालों में हुई घटना के बारे में पता चलता है कि क्या क्या घटना पहले हुई थी, और पौधों व जंतुओं के विकास के क्रम का पता चलता है कि पहले पौधे और जंतुओं का विकास किस तरीके से होता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टैनले मिलर का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है? स्टैनले मिलर एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या बताया था विज्ञान के क्षेत्र में, उसके बारे में बताना है। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप हुई होगी। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि जो पृथ्वी पर जीवन हुआ है, ठीक है, जैसे हम जी रहे हैं,
तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया ही है। तो सही बात है, यदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ पौधे ना करें तो वो मर जाएंगे, और श्वसन की क्रिया हम ना करें तो हम मर जाएंगे, मतलब जंतु जीव जंतु मर जाएंगे। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, पीछे पढ़ा था हमने, ऑक्सीजन सहित या ऑक्सीजन रहित जो करते हैं पौधों का, मतलब खाना खाने के बाद उससे ऊर्जा निकलती है, स्टार्च या ऊर्जा, तो क्या कहलाता है, वो श्वसन कहलाता है। उसके बाद है 44 क्वेश्चन, मनुष्य के वृषण शरीर क्यों बाहर स्थित हो, मनुष्य के वृषण शरीर से क्यों बाहर स्थित होते हैं। वृषण मतलब मनुष्य के वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। शरीर से बाहर का मतलब ये नहीं कि वो शरीर से लगे हुए नहीं है, शरीर से लगे हुए तो हैं, लेकिन जैसे हमारे पेट में आते हैं, लीवर है, फेफड़े हैं या हृदय, ये सब क्या अंदर है, ऐसे ही एक वृषण होता है, लेकिन वो शरीर से बाहर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इनका तापमान शरीर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बना रहता है। इस डिग्री सेल्सियस से कम बने रहने के कारण वृषण जो हैं शुक्राणु बनाए रखते हैं। शुक्राणु बनाए रखने का मतलब इसके अंदर शुक्राणु नहीं होते हैं, जिस भी मनुष्य के अंदर वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, कम बना रहे, इसलिए वृषण शरीर से बाहर रहते हैं। शरीर का तापमान कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, और ये इससे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। 34-36 मानो मनुष्य का टेम्परेचर, इससे कम रहेगा तो क्या होता है, शुक्राणु होते हैं वो बनते रहते हैं, जिस शुक्राणु बनने की क्रिया बनती रहती है, इसलिए शरीर से बाहर इनको रखा जाता है। और बच्चों अंतिम क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या विस्फोट मतलब आप जानते होंगे सब, रोजगार नहीं मिलता है, खाना उना पर्याप्त नहीं रहता है, ये सब जनसंख्या विस्फोट ही है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना कि उस क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य पदार्थ, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन अपर्याप्त हो जाते हैं, तब तो इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और आपने इन क्वेश्चनों को याद कर लिया तो आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा प्यारे बच्चों। और अब हमारा विज्ञान का जो खंड गया है, भौतिक विज्ञान, उसके लिए भी बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों अपनी मेहनत को बरकरार रखो, याद करते रहिए, जिससे कि आपके नंबर और परसेंटेज दोनों ही बहुत अच्छी आए। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के पास या अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो जो पढ़ने में आपको कमज़ोर लगते हैं, ताकि वो इनको याद करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो बच्चों फिर मिलेंगे एक प्यारी सी वीडियो के साथ। बाय।